ए प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। वैसे 150 एपिसोड हो गए अपने। क्या? इतनी जल्दी 150 पे हम आ गए? क्या बात है! हाँ, यस, 150 कंप्लीटेड। चलो, ये तो लैंडमार्क है भाई। हाँ। हाँ, बिल्कुल। सौरभ, पर वैसे आज के एपिसोड के लिए मुझे आपसे पूछना था। अभी कुछ दिनों पहले पीएम ने एक स्टेटमेंट किया था रेवड़ी कल्चर के बारे में, तो रेवड़ी हम्म। बांटना वगैरह। तो ये मुझे तो कंटेक्स्ट समझ में नहीं आया है, संदर्भ क्या है इसका? ये रेवड़ी बांटना, फ्रीबीज मतलब सब्सिडी और मुफ्त की जो चीजें देती है सरकार, उससे कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये बड़ी नॉर्थ इंडियन सी चीज है। मतलब वहां पे काफी सारे फेस्टिवल्स में, मुझे पता नहीं गुजरात में होता है कि नहीं, पर नॉर्थ में लोहड़ी वगैरह जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें रेवड़ियां बांटने का काफी कल्चर है। तो ऑब्वियसली आप रेवड़ियां खूब बांटते हैं, और उसके ऊपर कोई ऐसी खुली बांटी जाती है ना, जिसको बोलते हैं, ऐसे नाप तोल के नहीं हम्म। बांटते हैं। तो एक थोड़ा सा मुहावरा बट गया कि कोई अगर फ्री की चीज बट रही होती है ना, तो अरे रेवड़ियां बांट रहे हो क्या टाइप से लोग बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें अच्छा। मतलब मैं बोलूंगा कि मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल एक्यूमेन से भी। मतलब वो ऑब्वियसली उनके राजनीतिक जो मैसेजिंग है वो तो जबरदस्त है। कि ये जितना मुझे समझ में आता है, काफी आम आदमी पार्टी को टारगेट करके इनका कमेंट है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब वगैरह में अभी ज्यादा है। तो हम्म। उसी जगह के मुहावरे को यूज करके उन्होंने उस पार्टी के ऊपर अटैक किया है ना। तो अच्छा। ये हम्म। काफी, ये थोड़ा सा मतलब, हाँ, काफी सोचा समझा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ हैंड कमेंट है, मेरे ख्याल से काफी सोच समझ के उन्होंने कमेंट यूज किया है। क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी का पोजीशनिंग काफी फ्रीबी से रिलेटेड है कि हम आपको ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। और प्रधानमंत्री उस चीज से कंपटीशन करने की बजाय उस प्रिमाइस जो है कि देना चाहिए भी कि नहीं, उस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ये होड़ नहीं लग जाए, अच्छा तुम इतना दे रहे हो तो मैं भी इतना दूंगा। हम्म। 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 तो मुझे लगता है ये एक प्रीएम्प्टिव चीज है कि ये चीज को इस चीज के ऊपर ही किस तरह से अटैक किया जाए कि देना चाहिए भी कि नहीं, रादर देन कि भाई आपस में कंपटीशन हो कि वो इतना दे रहे हैं तो मैं उतना +1 दे रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो पर प्रणय इसमें लेकिन मूल मुद्दा अच्छा है। एक तो राजनीतिक सवाल है, वो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने चर्चा की है। पर हम इसकी थोड़ी आर्थिक पोजीशन से चर्चा कर सकते हैं कि ये जो चीज है, पहली बात तो क्या प्रधानमंत्री ने ठीक मुद्दा उठाया है आर्थिक संदर्भ से? क्या ये सही में प्रॉब्लम है इंडिया में? क्या ये सरकारें सिर्फ बोलती ज्यादा है, या सही में हमारा बहुत सारा पैसा सिर्फ रेवड़ियां बांटने में, जिसको बोला गया है, जा रहा है? और उसके बाद हम शायद ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सिर्फ ये रेवड़ियां ही हैं? मतलब रेवड़ियां से थोड़ा सा कभी कभी ये भी होता है कि ये चीजें बहुत काम की नहीं है, ज्यादा रेवड़ियां खा के कुछ होने वाला नहीं है, रेवड़ियां आके वेस्ट होती हैं, है ना। मतलब ये भी मेरे ख्याल से कहीं सटल चीजें कि क्या ये गैर जरूरी सिर्फ कंजम्पशन टाइप की आइटम्स को दिया जा रहा है, जिसको हम्म। हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मेरिट गुड बोलते हैं, शायद हिंदी में हम बोल सकते हैं कि क्या ये उचित उचित सब्सिडी है कि नहीं है, या ये अनुचित सब्सिडी है। तो या पता नहीं, मेरिट और नॉन मेरिट गुड के लिए और क्या यूज कर सकते हैं हिंदी? प्रणय, सोचा है क्या तुमने? हाँ, नहीं, योग्य कह सकते योग्य। हैं, योग्य। हाँ। हाँ। हाँ, योग्य शायद। शायद बेटर वर्ड है, क्योंकि हम उसकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि जो चीज दी जा रही है बराबर। उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है। तो शायद हम्म। योग्य और अयोग्य सब्सिडी हम्म। ठीक वर्ड है बोलने के लिए। तो बताओ, हम्म। पहले मोटे नंबर्स से शुरू करते हैं। क्या क्या हम्म। है सच्चाई? हाँ, तो सौरभ, इसके लिए डॉक्टर गोविंद राव और सुदीप्तो मंडल, इन लोगों ने रिसर्च की थी। फर्स्ट पेपर था 1991 में, तो ये काफी लैंडमार्क पेपर था, क्योंकि पहली बार किसी ने भारत की सरकार कितनी सब्सिडी देती है उसका पूरा मूल्यांकन किया था, तो वो है। और उसके बाद वो स्टडी कुछ और पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट ने रेप्लिकेट किया, तो हमें और नंबर्स पता है कि वो कैसे बदला हुआ है 1991 से लेके अभी 2015-16 तक। तो ठीक। मोटा नंबर यह है कि सब्सिडी सच में प्रॉब्लम है भारत में, क्योंकि आप देखें तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका रफली 1/4 हिस्सा सरकारी एक्सपेंडिचर से बनता है ना, तो ठीक। 25% ऑफ जीडीपी।
तो उस एक चौथाई हिस्सा मतलब 25% जीडीपी में से जो 6% जीडीपी है वो सीधा सीधा अयोग्य सब्सिडी के ऊपर जा रहा है, मतलब फ्री सब्सिडी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन के लिए हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर स्पेंड 2% जीडीपी का है, मतलब हम जितना हर साल डिफेंस पे स्पेंड कर रहे हैं उसका 3 गुना हम लोग अयोग्य सब्सिडी पे स्पेंड कर रहे हैं। तो ये और सच इसमें में प्रॉब्लम तो है। इसमें योग्य सब्सिडी नहीं है, जिसको शायद एजुकेशन और हेल्थ को तुम योग्य सब्सिडी में काउंट करते होगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं सब्सिडी की हम लोग थोड़ी परिभाषा ही समझ लेते हैं और फिर आ जाते हैं मेरिट नॉन मेरिट पे क्या है ना। तो सब्सिडी कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं सौरभ। अब आप ये भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर कोई टैक्स कंसेशन देती है, जैसे आप कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अगर आपको कर्नाटक सरकार बोलती है कि आपको कुछ रिबेट मिलेगा इसके ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं ये भी एक सब्सिडी है, एक तरह की सब्सिडी हुई। फिर जो सरकार फ्री में पावर सब्सिडी दे देती है कि एग्रीकल्चर को कोई पावर नहीं है, वो भी सब्सिडी कह सकते हैं। तो कई सारी डेफिनेशन है, तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन लोगों ने इस पेपर में क्या किया था मैं बताता हूँ, और शायद वो एक अच्छा तरीका है समझने का सब्सिडी का। तो जनरली सब्सिडी सरकार जब भी कुछ खर्चा करती है सौरभ बजट में, तो 3 हिस्सों में बांटते हैं उन खर्चों को। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब क्या बोलते हैं, प्रशासनिक सेवाएं। तो जैसे कह सकते हैं आप जो खर्चा सरकार खुद के ऊपर करती है, मतलब अपनी अगर सैलरीज सरकार और सैलरीज वगैरह पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसेज, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, व्हाटएवर। हाँ, और ये तो सब जगहों में होगा, लेकिन ये किन चीजों पे खर्च करती है वो आपने बताया, लेकिन किन क्षेत्रों में करती है, मतलब जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, है ना, ये सब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है, मतलब सरकार की जो सर्विसेज हैं, प्रशासनिक सेवाएं, उन पे वो एक चीज होती है। दूसरा होता है सोशल सर्विसेज, मतलब सामाजिक सेवाएं। तो ये आप कह सकते हैं हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ये सब चीजें सोशल सर्विस। और तीसरा होता है इकोनॉमिक सर्विसेज, मतलब इंडस्ट्री रन कर रही है सरकार, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इन तो ये हो जाता है आर्थिक सेवाएं। तो अगर हम लोग को सब्सिडी की परिभाषा में आना है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे सरकार कोई पुलिस सर्विसेज दे रही है, तो उसके ऊपर हम लोग सब्सिडी तो नहीं कैलकुलेट कर सकते है ना, क्योंकि और कोई तो प्रोवाइड नहीं कर सकता उसको, यार नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या कहते हैं कि सब्सिडीज को हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी सामाजिक या आर्थिक विषय पर सरकार की जो लागत है उसका भरपाया नहीं होता है, तो उसे हम लोग सब्सिडी कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कह सकते हैं अनरिकवर्ड कॉस्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज इज इक्वल टू सब्सिडीज, है ना। तो ये अच्छा परिभाषा है इससे, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में आप गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए, जैसे सिंचाई ले लीजिए, तो सिंचाई में सरकार ने कितना खर्च किया, उसका कैपिटल कितना बना, डेप्रिसिएशन वगैरह, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, और फिर उससे रेवेन्यू कितना मिला वो भी उसके सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आया उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितनी सब्सिडी है। तो ये डेफिनेशन मान के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनमें वो लोग ये चीज, एक और चीज निकाल देते हैं, वो चीज जैसे जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं, तो जिसमें अगर सरकार कुछ सर्विस नहीं दे रही है लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर दे रही है, जैसे पीएम किसान हो गया या एनआरईजीएस हो गया, या फिर जो मैंने उदाहरण दिया आपको, अगर इंडस्ट्री बना रही है और सरकार ने कुछ रिबेट दिए, तो हाँ वो डायरेक्ट ट्रांसफर है, वो कोई सरकार कोई सर्विस नहीं दे रही है जिसके एवज में कलेक्ट करना था पैसा और वो कम कलेक्ट कर रही है ना, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो किसी सर्विस प्रोवाइड किया है या गुड प्रोवाइड किया है और उसके रिटर्न में सरकार ने कम पैसे लिए लागत के कंपैरिजन में, तो उसे सब्सिडी कहेंगे, है ना। तो इस परिभाषा से हम लोगों को पता पड़ गया कि सब्सिडी क्या है ना। तो अब सब्सिडी में 2 टाइप के सब्सिडी भी होते हैं सौरभ। एक तो हम लोगों ने बोला जो गुणवत्ता है, किस चीज को सरकार दे रही है और कम लागत पे दे रही है, उससे कहते हैं मेरिट और नॉन मेरिट गुड। तो मेरिट, और ये सौरभ थोड़ा इसका कॉन्टेक्सचुअल है ये, मतलब जो यूरोप में मेरिट होगा वो शायद भारत में मेरिट होगा,
नहीं होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारा समाज और हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो आय है, उसके बिना पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए मेरिट और नॉन मेरिट क्या है। और जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स थियरी से भी पता कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है ऐसे पब्लिक गुड्स, मतलब जो ऐसी चीजें हैं जिसको खुद ना तो हम लोग किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ना तो वो राइवलरस होती है, तो जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। तो इन सब चीजों को जैसे सड़क पे चलना, अच्छी हाँ, सड़कें जो है सबके लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को पे जो स्पेंड होता है उसे जनरली ऐसे मेरिट गुड कहते हैं। तो ब्रॉडली हम लोग 3-4 चीजें देख सकते हैं जो मेरिट होती है। एक होता है फूड, ये रिसर्च के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। फूड सब्सिडी जो होती है, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये एक एकदम कोर चीजें हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि वो मेरिट गुड्स है, क्योंकि इनमें एक मिक्स है, एक पब्लिक गुड्स भी है कुछ, और या फिर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है और जिनका फायदा ना सिर्फ जिसको जो लाभदायी है उसे होता है, बल्कि पूरे समाज को होता है। जैसे एजुकेशन, हम इसीलिए कहते हैं ना, एक्सटर्नैलिटी है वो। तो अगर एक समाज में लोग ज्यादा एजुकेटेड हो तो उनका फायदा सिर्फ जो फ्री एजुकेशन मिल रहा है उसे नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को होता है ऐसे, इसीलिए उसे एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नैलिटी वगैरह जिन गुड्स या सर्विसेज में ज्यादा है, उन्हें हम लोग कह सकते हैं वो मेरिट गुड्स है। और ये कह सकते हैं कि उन पर अगर सरकार सब्सिडी देती है तो ठीक है, लाजमी है, वाजिब है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिन पे ये गेन्स नहीं होते हैं, जहाँ एक्सटर्नैलिटी बहुत कम होती है या पब्लिक गुड्स नहीं होते हैं, लेकिन उन पे भी अगर सरकार सब्सिडी दे तो उसे नॉन मेरिट सब्सिडी कहते हैं। बिल्कुल। अब इसमें अब यहाँ पे ही है, मतलब मेरे को लगता है, लेकिन अब ग्रे एरिया पे आते हैं, क्योंकि ये तो किताब में बहुत अच्छा लगता है, जैसा तुमने बोला कि अगर ये यूरोप है और हिंदुस्तान है, इसी में फर्क है, और फटाफट जरा मुद्दे की बातों पे आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोवर्सी है। ठीक है, तो जैसे, और इसमें एक और भी चीज बोल सकते हैं। अब जैसे तुमने बोला राइट कि सब्सिडी में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं आते हैं। अब जैसे सरकार ने एलपीजी पे सब्सिडी बंद करके उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, अब वो खर्चा तो सरकार का उतना ही है, और वो हैवी एलपीजी की सब्सिडी, लेकिन अब वो काउंट नहीं होगी इस एनालिसिस में, क्योंकि सरकार ने पैसे डायरेक्टली आदमी को देने शुरू कर दिए और बोल रहे हैं कि भाई आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे और आप खरीदो डायरेक्टली। तो ये भी एक, ये मुझे लगता है थोड़ा सा हमारा, हमको काउंट तो फिर भी करना चाहिए, है तो वो एलपीजी की सब्सिडी ना। ठीक है, तो ये एक तरह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सरकार ने ये टाइप की, क्योंकि कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के हिसाब से नीति चेंज कर दी ताकि वो सब्सिडी में काउंट ना हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है एटलीस्ट सुनने में। तो भले ही जवाब किसको देना है, और उसके मेरे को लगता था रीजंस अलग हैं, ताकि आप शायद क्या कहते हैं, करप्शन वगैरह कम करना चाहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कम करना चाहते हैं, तो आप चाहते नहीं है कि, मतलब, तो ये एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका भी है सब्सिडी देने का कई बार, डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस चीज को सस्ता करना है। नहीं, पर सौरभ, जो एलपीजी सब्सिडी है वो काउंट होती है सरकार के बजट में, तो काउंट होती है एज अ सब्सिडी। अच्छा, इनके एनालिसिस में हुई है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन सरकार के बजट में होती है। ठीक है, चलो ये बढ़िया। अब दूसरी चीज ये आ जाते हैं कि अब एलपीजी सब्सिडी राइवलरस है कि नहीं। अब आप ये एक मेरे हिसाब से बोल सकते हैं कि एलपीजी सब्सिडी असल में क्या कहते हैं, फ्यूल के लिए है या हेल्थ के लिए है, क्योंकि बिना एलपीजी के लोग फिर लकड़ी जलाते हैं और उससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं घर में चूल्हा जलाने की वजह से। तो क्लीन फ्यूल असली में ये फ्यूल की सब्सिडी है या हेल्थ की है, ये यहाँ पे ग्रे एरिया आ जाता है। ठीक है, और हम किसी हर कैलकुलेशन में टिपिकली ये नॉन मेरिट में कैलकुलेट होगी, लेकिन यहीं पे बेसिकली अब ये सारी चीजें इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये मैं अपने श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई आपकी अलग राय हो सकती है, किसी और की अलग राय हो सकती है। इसी तरह से हम शायद बिजली पे भी इसी में आ सकते हैं कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि एक मिनिमम यूनिट्स दे दो सब लोगों को, क्योंकि बिजली भी एक उसी तरीके की चीज है जिसके अगर आपके पास बिल्कुल ही शायद बिजली नहीं है तो आपके जिसको बोलते हैं हेल्थ वगैरह पे असर पड़ सकता है ना, क्योंकि आप घर में एक क्या कहते हैं, ऑल आउट तक नहीं जला सकते, आप अपना फोन नहीं चार्ज कर सकते, तो आप एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन नहीं बन सकते। तो जिसको हम बोलते हैं कि काफी सारी एक्सटर्नैलिटी होती है एक मिनिमम सोसाइटी में जुड़ने की। लेकिन
इस तरह का थोड़ा ये लेकिन स्लिपरी स्लोप भी है। फाइनली आप बोलेंगे कि हर अच्छी चीज रहने की जो है इंसान को बेहतर बनाती है, वो आपको एक बेहतर नागरिक बनाएगी, तो सभी चीजें मेरिट है। तो अब ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यहीं पर जो है आपकी समझ है कि आप कितना करना चाहते हैं, पर ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि कौन सी सब्सिडी रेवड़ी है और कौन सी नहीं है। ये बहुत क्लियर कट आंसर इन चीजों का है नहीं। हाँ, लेकिन सौरभ इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसा तो है हाँ, मतलब कई चीजें जो हमें चाहिए वो अच्छी है। मैं भी बोल सकता हूँ कि आज की दुनिया में कंप्यूटर ना हो तो क्या है, मतलब बिल्कुल, या इंटरनेट हो तो ना, तो मैं तो सवाल ये है कि सरकार, हम लोग शायद मान भी ले कि ये ठीक है, जरूरी है आज की दुनिया में, लेकिन डिफरेंस ये है कि सरकार, अब प्रॉब्लम अगर ये है तो सॉल्यूशन अलग चीजें हो सकती है ना। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार सीधे आपको पैसे दे दे, या फिर आपकी इकोनॉमिक आपके जेब में ज्यादा पैसे डाल दे सरकार, फिर आप बता सकते हैं, आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए या आपको साइकिल चाहिए या आपको एलपीजी चाहिए, है ना। ये एक मुद्दा है। और दूसरी वर्सेस अगर सरकार खुद तय करे कि ये चीज जरूरी है और मैं सिर्फ इसे सब्सिडाइज करूंगा, तो उसके हम दूसरे, अगर सरकार इस तरीके से चूज करे किसी चीज को जिसे सब्सिडी देना है, तो उसके बहुत मतलब अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैं दो उदाहरण देता हूँ। एक तो आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात की, तो हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी पंजाब में देने की वजह से क्या हालत हुई है वहां पे, है ना। क्यों फ्री इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ओवर कंजम्पशन हो जाता है ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर की वजह से तो इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गई। अब दूसरा एक और एग्जांपल देना फर्टिलाइजर का। केंद्र सरकार की जो सबसे 3 बड़ी सब्सिडी है, उनमें फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, ये 3 सब्सिडी होती है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से भी आपको पता ही है क्या हुआ कि यूरिया का कंजम्पशन बढ़ गया, क्योंकि वो सब्सिडाइज थी। फिर क्योंकि वो सब्सिडाइज है, लोग ये भी करने लगे, यूरिया बहुत ही लाजवाब चीज है, उसका प्रयोग पेंट और अलग अलग इंडस्ट्री में भी हो सकता है, तो लोग जाते थे वो यूज करते हैं। हाँ, तो लोग बोलने लगे कि भाई मैं फार्मर हूं और मुझे यूरिया दे दो, और वो अलग इंडस्ट्री में यूज हो। तो आप देख रहे हैं, मतलब एक चीज को सब्सिडाइज करने की वजह से उसका कितना मतलब नेगेटिव परिणाम हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स में। तो ये जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सेंसिटिव रहे कि हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, मैं मानता हूं शायद आज की दुनिया में लैपटॉप जरूरी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मैं सरकार आपको लैपटॉप ही दे। सरकार आपको पैसे अगर किसी ना किसी तरीके से दे, या इकोनॉमिक ग्रोथ से दे, या फिर डायरेक्ट जो गरीब लोग हैं उन्हें ट्रांसफर कर दे, वो बेहतर सोल्यूशन होगा, बजाय इसके कि हम लोग हर चीज के लिए एक डायरेक्ट सब्सिडी ढूंढे। उससे कई अलग नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं जो एक डायरेक्ट ट्रांसफर में नहीं हो। बिल्कुल, और इसमें एक वो जो ओवरऑल नंबर है वो लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। पहले तो जैसा तुमने बोला 6% ऑफ जीडीपी और 25% ऑफ जीडीपी सरकार का खर्चा, यानी 1/4 सरकार का खर्चा सब्सिडी है। तो ये खुद ही बहुत ही बड़ा नंबर है। 1/4 सरकार का नॉन मेरिट सब्सिडी है। नॉन मेरिट, हाँ, इसमें मेरिट सब्सिडी नहीं है। तो नॉन मेरिट सब्सिडी में 1/4 पैसा जा रहा है, तो ये खुद ही मतलब थोड़ा चौंकाने वाला नंबर है। और हमको एज ए सोसाइटी डिसाइड करना है कि भाई हम कितना पैसा सिर्फ सरकार का खर्चे का सिर्फ दे सकते हैं ऐसे ही, या हमको सरकार चलाने में खर्च करना चाहिए। हम सरकार ढंग से चलाते नहीं है, ना हमारे पास ठीक से कोर्ट्स हैं, ना पुलिस है, ना डिफेंस ठीक से है, और फिर ये हमको करना चाहिए कि नहीं। तो पैसे तो भाई मनमोहन सिंह जी ने भी जैसा बोला था, भाई पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा इतने पैसे हैं तो कहाँ खर्च किए जाए। दूसरी ये चीज है, ये अफोर्डेबिलिटी की। दूसरा, जैसा अजय शाह का बहुत ही अच्छा नंबर है और विजय केलकर जी का, राइट, कि सरकार 1 रुपया जो खर्च करती है उसके पीछे 4 रुपए खर्च होते हैं। हाँ, 3 भारत के केस में अभी 3 है। हाँ, MCPF, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पब्लिक। तो भाई कोई भी चीज सरकार से लेना बहुत महंगा काम है। हाँ। तो कोई चीज अगर मिल रही है तो हमको सोचना चाहिए कि सरकारी खर्च करें या कोई और किसी और तरह से इस चीज का भरपाई हम कर सकते हैं। तो सरकार से जितना कम हम खर्चा करें हमारे लिए अच्छा। फाइनली हमारा ही पैसा खर्च कर रही है सरकार, तो हम हमारे ये भले में है कि हम सरकार से कम पैसा खर्च करवाएं, वरना ये नुकसान की चीज है हमारे लिए कि भैया हर 1 रुपए पे 3 रुपया और ऊपर से खर्च हो जाता है फालतू का, है ना। बिल्कुल। तो ये सौरभ, एक और इससे अब जो पीएम ने बोला उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा
जो दारोमदार इसका रखा था वो राज्य सरकारों पे रखा था। तो ये सही है कि नहीं हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी शायद सच्चाई है, क्योंकि अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हम लोगों की ये है कि जो ज्यादातर सोशल सर्विसेज है, सामाजिक सेवाएं, वो राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है ना। तो और उसी में काफी ज्यादा मेरिट सब्सिडीज भी हैं और नॉन मेरिट सब्सिडीज भी हैं। तो अगर आप देखें पूरा जो सब्सिडी का बिल, तो ये भी सही है कि जो नॉन मेरिट है, जो मैंने कहा 6% जीडीपी है, उसमें से 4% जीडीपी के करीब राज्य सरकारों द्वारा ही खर्चा होता है। तो ये बात सही है कि अगर नॉन मेरिट सब्सिडी बिल कम करना है तो राज्य सरकारों को काफी कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी तो एक काफी अच्छा एग्जांपल है जो केंद्र सरकार के हाथ में और वो कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, राज्य सरकारों को काफी कुछ करना पड़ेगा अगर नॉन मेरिट सब्सिडीज घटानी है तो। बेसिकली 2/3 जो है वो राज्य सरकार कर रही है और 1/3 केंद्र सरकार फिलहाल कर रही है खर्च। ठीक। नहीं ये तो आई मीन तो ये मेरे ख्याल से मुद्दा तो अच्छा छेड़ा है, और पर इस मुद्दे पे आगे क्या होने वाला है, और मुझे लगता है लड़ाई मुझे ऐसा लगता है प्रणय कि इस क्षेत्र में जाएगी कि सही में मेरिट और नॉन मेरिट क्या है, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन का डिस्कशन है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डेफिनेशन से नहीं डिसाइड हो सकता, ये एक सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए मेरिट और नॉन मेरिट क्या होता है, और ये पेचीदा सवाल है। और ये अच्छी बात है, ये इस पे राजनीतिक बहस होना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। तो लोगों के बीच में बहस हो और लोग डिसाइड करें कि ये किस चीज में खर्चा होना चाहिए। लेकिन मतलब जैसा हमारा उद्देश्य तो है कि भाई लोग जो हैं वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, और ये छोटे नंबर जो हम दे रहे हैं वो सोच के और उनको मद्देनजर रखते हुए सोचें इस विषय के बारे में। हाँ, और सौरभ एक और दिशा में जा सकती है राजनीतिक दृष्टिकोण से, यही कि अगर हम लोग 6% जीडीपी इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग 1-2% जीडीपी उसका और प्रोडक्टिव चीजों पे खर्च कर सकते हैं, जैसे हमारा डिफेंस है या फिर इंडस्ट्री क्रिएट करना वगैरह। लेकिन बाकी जीडीपी प्रतिशत का जो यूबीआई और बेसिक इनकम वाले डिबेट है उसमें जा सकता है। तो हम लोग क्या ये भी सोच सकते हैं कि कुछ नॉन मेरिट सब्सिडीज हम लोग सीधा लोगों को दे दे। ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग कि ये राजनीतिक चीज बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक तरीके से नहीं बोल। कोई इस पे मुद्दा बना सकता है ना कि मैं आपको इतना पैसा आपके हाथ में दूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं ये नॉन सब्सिडी बिल, मेरिट सब्सिडी बिल इतना बढ़ा रखूं। बिल्कुल, और उसका सबसे अच्छा आर्गुमेंट ये है कि आपके ऊपर हम 1 रुपया खर्च कर रहे थे, मैं आपको 4 रुपए दूंगा, क्योंकि वो 1 रुपया खर्च करने के ऊपर जो 3 रुपए खर्च हो रहा था वो मैं बचा लूंगा। बिल्कुल। तो कोई इनफैक्ट ये आर्गुमेंट बना सकता है कि भाई मैं दोनों कर सकता हूं, मैं बिल भी बचाऊंगा, आपके ऊपर 1 रुपया हो रहा था मैं आपको 2 रुपए हाथ में दूंगा और 2 रुपए बचा भी लूंगा। तब भी बेटर है। तो ये सरकार के लिए भी बेटर है और इंसान के लिए भी बेटर है। तो ठीक है सौरभ, आप इस मुद्दे पर कब पार्टी बना रहे हो फिर? बस यही ना कि 1 का 3 लीजिए, ऐसे कुछ पार्टी बनाने वाला मैं 1 2 का 4। हाँ, ये 1 2 का 3। अच्छा ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा प्रणय। और नहीं 1 2 का 4 ही होता है ना, 1 पे 3 तो 4 मिलेगा ना टोटल। ठीक है, तो ये 1 2 का 4 पे आज की डिस्कशन खत्म करते हैं, और हमारे श्रोता हमको बताएं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत अच्छा विषय है, इसमें इसका कोई सही जवाब नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप बताइए, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? पैसा कितना खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, किन चीजों पे खर्च करना चाहिए? सारी चीजें ओपन है। इन चीजों पे आप नियर फ्यूचर में वोट भी देंगे, पर उससे पहले कमेंट कीजिए। धन्यवाद। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On the 800th episode of the Habit Coach, Ashton is joined by Lilia Sabathier, a trauma expert and a healing mentor. They talk about what constitutes trauma and how to navigate it healthily. On Varta Lab, Akash and Naveen are joined by MC and designer Vishal Raskina. They share many interesting wedding stories on this laugh ride of an episode. On Ek Chuski Finance, Priyanka enlists 3 ways which will help women get over their fear of investing in the stock market. On This Round is on Me, Gauri is joined by Kalpesh Parmar, Country General Manager for Mars Wrigley. They talk about the impact of the pandemic and the overall growth strategies of Mars Wrigley.
On Storytellers and Storysellers, Vineet chats with playwright, director, and actor Faiza Jalali, who gives us a peep into the world of performing arts in Mumbai. Once again, I'd like to remind you all about our merch store. Go check it out on the website, ivmpodcast.com. There's a tab for a shop. Click that and it'll take you to our store. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do spread the word about the show. That really, really does help us. And finally, do remember, rate us or review us wherever you are listening. And that could also be YouTube. We have a number of channels on YouTube where you can go and check out our shows. You can go and find those channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, HDFC Mutual Fund, TransUnion Civil, SBI Life Insurance, Checkpoint Software, and Smallcase. Thank you so much for making this possible.